करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का जो हमारा चल रहा सेमेस्टर सेकंड चल रहा था। सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड और पेपर सेकंड की बात करें तो हमारी यूनिट नंबर 1 चल रही थी एल्किल एल्डिहाइड, जिसके अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में जाना था। हमने पढ़ा था ये दो प्रकार की होती है, एक अणुक और द्विअणुक, अर्थात SN1 अभिक्रिया व SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा था, ये दो पदों के अंदर संपन्न होती है। गति किस प्रकार से होती है, त्रिविम संरचनाएं किस प्रकार से होती है, इनके क्रम कौन कौन से होते हैं, सबसे अधिक स्थायी तृतीय अवस्था में होती है, इन सभी की बात की थी। अब जो हमारे अगली आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो आती है SN2 अभिक्रिया। कौन सी आती है? SN2 अभिक्रिया। जब मैं SN2 अभिक्रिया की बात करता हूं तो यह केवल एक पद के अंदर संपन्न होती है। क्या होती है? एक पद के अंदर संपन्न होती है। यहां पर आपको पता चलेगा कि कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। अगर मैं बात करूं कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन न्यून। जिस पर कौन प्रहार करता है? नाभिक स्नेही। क्या करता है? नाभिक स्नेही करता है। ये नाभिक स्नेही क्या करता है? जो हैलोजन है उसको तो दूर खींचता है और स्वयं क्या आ जाता है? कार्बन के पास आने का प्रयास करता है और इस स्थिति के अंदर एक आशी अवस्था प्राप्त होती है जहां पर ना तो हैलोजन उससे दूर जा रहा होता है ना ही उससे जुड़ा हुआ होता है। और नाभिक स्नेही की बात करें तो उससे भी यह एक ना तो दूर जा रहा होता है ना ही जुड़ रहा होता है। एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जिसको क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था। किस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है? एक तो क्या होगा, इसमें जो नाभिक स्नेही है वो तो आप एक तो क्या जुड़ता हुआ प्रतीत होगा और ये निकलता हुआ प्रतीत होगा। इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम संक्रमण अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था। ये आती है, इसको बात करें तो ये होता है यहाँ पर पीजेड कक्षक, जिसकी दोनों लोबियों की बात करें, एक तो पास नाभिक स्नेही और एक तरफ हैलोजन जुड़ा होता है, जिसके कारण अवस्था कितनी बनाती है? 5 अवस्थाएं बना लेती है। जो ऊर्जा का ग्राफ है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसको अच्छे से देख लेना। मैंने क्या कहा है कि इसमें ये ना पीजेड्स के साथ हैलोजन व नाभिक स्नेही दोनों जुड़े होते हैं, अर्थात कार्बन की क्या हो जाती है? अवस्थाएं 5 आ जाती है। किस प्रकार से? 3 तो हाइड्रोजन साथ जुड़े हैं, 4 और ये 5 अवस्थाएं। आपको पता होगा कि केवल और केवल कार्बन पर 4 ही अवस्थाओं के द्वारा स्थायी होती है। जितनी अधिक स्थान बढ़ता जाएगा उसके स्थायित्व में कमी आती जाएगी। क्या आती जाएगी? कमी आती जाएगी, जिसके कारण अगर जितना स्थान इसका कम होता जाएगा वो स्थायी उतना होगा, जितना स्थान इसका बढ़ता जाएगा वो इतना ही क्या हो जाएगा? अस्थायी होता जाएगा। अगर मैं बात करूं तो अवस्थाओं की बात करूं, सबसे अधिक स्थायी की बात करते हैं। देखो CH H और H, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। इस प्रकार से अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन जगह मैं एक और मैथिल समूह ले लूं, अगर बात करूं एक और समूह ले लूं, एक कुछ इस प्रकार से अवस्था इनकी प्राप्त होती है। यहाँ पर आप देखोगे सबसे अधिक स्थायी होगा 1 डिग्री, फिर होगा स्थायी 2 डिग्री, फिर क्या होता है? स्थायित्व क्रम है 3 डिग्री। ये इसका स्थायित्व का क्रम है। क्या इसके स्थायित्व का ये क्रम है? ठीक है, आपको पता चल गया होगा।
पुनः देख लीजिए, जो SN2 अभिक्रिया है वो पता आपको एक पद में संपन्न होती है, कार्बन पर होता है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, जिस पर नाभिक स्नेह प्रहार करता है। नाभिक स्नेह प्रहार करता है तो एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिससे एक तो क्या होता है, हैलोजन निकल रहा होता है, नाभिक स्नेह जुड़ रहा होता है, जिसको संक्रमण अवस्था बोलते हैं। ठीक है, और फिर हमें क्या बताया कि इससे क्या होता है कि कार्बन की 5 संयोजताएं हो जाती है, हमें 4 संयोजताएं चाहिए। जितना स्थान इसका बढ़ेगा, आकार बढ़ता जाएगा, उसकी संयोजताएं कम होती जाएगी। इस प्रकार देख लीजिए, जहां पर मैं मेथिल समूह ला रहा हूं वैसे वैसे क्या होगा, स्थायित्व कम होता जाएगा। 1 डिग्री अधिक स्थायी होगा, फिर 2 डिग्री को फिर क्या हो जाता है, 3 डिग्री स्थायी हो जाता है। फिर SN2 अभिक्रिया के जो पक्ष में हम परिमाण की बात करते हैं, फिर उसके परिमाण की बात करेंगे। एक बार इतना आप जो SN2 अभिक्रिया है उसके पक्ष में परिमाण की बात करते हैं। पहले परिमाण की बात करें, वेग देखिए, यहाँ पर एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक स्नेही दोनों पर यह निर्भर करता है इस SN2 अभिक्रिया का वेग। जहां पर आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा जो वेग है केवल एल्किल हैलाइडों पर निर्भर कर रहा था SN2 अभिक्रियाओं के अंदर, सॉरी SN1 अभिक्रियाओं के अंदर। यहाँ पर SN2 अभिक्रिया के अंदर एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। अब त्रिविम प्रमाण की बात करते हैं। आपको पता होगा कि नाभिक स्नेही में पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन होता है उस पर आक्रमण करता है। आक्रमण किस प्रकार से करता था, हैलाइड है, और पीछे से आक्रमण करता था। पीछे से आक्रमण करने के कारण इसको पता है कि आपको संक्रमण अवस्था प्राप्त होती थी, संक्रमण अवस्था। ये जो संक्रमण अवस्था प्राप्त हो रही है ये वेग निर्धारक पद है। ये क्या है, इसका वेग निर्धारक पद है जो संक्रमण अवस्था है। अगर मैं क्या कर लूं, यहां पर जो एल्डिहाइड है वो असम्मित ले लूं, असम्मित अगर मैं एल्डिहाइड ले लूं तो ये उल्टा हो जाएगा। किस प्रकार, जैसे तेज हवा चलती है उस पर उसके अंदर जो छत्ता होता है ना वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इस प्रकार से हो जाता है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसी प्रकार से यही अवस्था क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जहां में डी प्राप्त हो रहा था वहां एल रूप प्राप्त होगा। अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, असंतृप्त एल्डिहाइड ले लूं, माना मैंने ए बी सी ले लिया अलग अलग, और यहाँ पर मैं ये रिएक्शन करवाऊं, जहां मुझे पीछे की तरफ मिल रहा था ये समूह है, मुझे कहाँ मिलेगा, आगे की तरफ। इस प्रकार से हमें मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, असम्मित हैलाइड। ठीक है, इसी का क्या होता है, इन्वर्टेड अर्थात प्रतिपन्न होता है। अगर हम असम्मित एल्डिहाइड ले लें उसकी रिएक्शन नाभिक स्नेही के साथ करवाएं, और यही क्या कहलाता है, हमारे पास वांडन प्रतिपन्न कहलाता है, जो इम्पोर्टेंट है। कह सकता है आपको वांडन प्रतिपन्न समझाइए SN2 अभिक्रिया द्वारा, तो आपको पूरा समझाना होगा। ये था इसके त्रिविम रसायन का बातें। पुनः देख लीजिए, वेग निर्धारक पद एल्किल और न्यूक्लियोफाइल दोनों हैं SN2 अभिक्रिया के अंदर। त्रिविम रसायन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून पर नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण करती है, संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, यही वेग निर्धारक पद होती है। फिर अगर बात करें असम्मित एल्डिहाइड ले लें तो फिर नाभिक स्नेही का आक्रमण करवाए, तो यहाँ पर ये पीछे आक्रमण कर रहा था नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल, वहां पर अब क्या होगा, आगे की तरफ आक्रमण करेगा। यही इसका क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वांडल प्रतिपन्न की स्थिति बोलते हैं। अब हम इसके बाद में क्या चर्चा करने वाले हैं, SN1 व SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या बात करने वाले हैं, SN1 व SN2 अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, पहले बात करते हैं क्रिया कारकों की संरचना की बात करते हैं।
आपको पता होगा जो SN1 और SN2 अभिक्रिया की हमने बात की थी, दोनों में क्रिया कारकों की अगर बात करें तो अलग अलग थे दोनों के पहले हमने बात की थी SN1 अभिक्रियाओं की। SN1 अभिक्रिया दो पदों के अंदर संपन्न हो रही थी, जिसके अंदर कार्ब धनायन बन रहा था। क्या बना था? कार्ब धनायन बना था। जितना अधिक कार्ब धनायन स्थायी होगा, जितना अधिक कार्ब धनायन अधिक स्थायी होगा, SN1 अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है उतनी ही अधिक स्थायी होगी, या वो उतने ही क्रियाशील होंगे। जिसके क्रम में हमने पढ़ा था, इसकी जो सांद्रताओं का क्रम था, या जो स्थायित्व का जो क्रम था, वो था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। जहां हम बात करें SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाशीलताओं की बात करें, वो संक्रमण अवस्थाओं पर निर्भर करी थी। जहां संक्रमण अवस्थाओं में वो कम स्थान घेरता हो, जितना अधिक कम स्थान घेरे वो उतना ही स्थायी होगा और उतना ही क्रियाशील होगा। इसीलिए उसका जो स्थायित्व का क्रम था वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री देखने को आपको मिल रहा था। पुनः देख लीजिए, अलग अलग बात करते। पहले बात करते हैं SN1 अभिक्रिया के अंदर। SN1 अभिक्रिया दो पदों के अंदर संपन्न हुई थी। पहला बनता था कार्ब धनायन। कार्ब धनायन जितना अधिक बनेगा, जितना अधिक स्थायी होगा अभिक्रिया, उतनी ही स्थायी होगी और अभिक्रिया की क्रियाशीलता उतनी ही बढ़ेगी। जिसके क्रम में हमें अगर क्रम की बात करें, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री आपको देखने को मिल जाता है। और SN1 अभिक्रिया की जब बात करते हैं तो वहां पर असंक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। जितना अधिक स्थान कम होगा उतनी वो स्थायी होगी, उसकी क्रियाशीलता उतनी ही बढ़ेगी। इस कारण से उसके स्थायित्व का क्रम क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री होता है। अब बात करते हैं जाने वाले समूह या हैलाइड की आयन की प्रकृति। SN1 व SN2 अभिक्रिया में दोनों में समान होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? आपको पता होगा, कुछ इस प्रकार से ये बंध बनाते हैं। दोनों स्थिति के अंदर क्या होगा? बंध टूटेगा। कैसे टूटेगा? कार्बन से हैलाइड अलग होगा। हैलाइडों की अगर बात करते हो तो आपको पता होगा, फिर कल ये इस प्रकार से होता है, जहां पर F को तो हम नेगेटिव मान के छोड़ ही देते हैं। जितना अधिक ये बंध दुर्बल होगा, जितना अधिक बंध ये दुर्बल होगा, उतना ही आसानी से क्या होगा? टूट जाते हैं और अभिक्रिया बढ़ेगी। अगर जैसे बात करें Cl है, वो इससे क्या होता है? इसका कम क्या होता है? मजबूत होता है, बंध दूरी कम होती है, जिसके कारण Cl पहले टूटेगा। उससे बाद में करेंगे तो ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लोरीन की बात करते हैं, इसीलिए आपको देखने मिल जाते हैं, क्लोरीन का ही क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन के अंदर C कार्बन और हैलोजन के मध्य बंध टूट रहा होता है। जितना बंध कमजोर होगा, दुर्बल होगा, आसानी से टूट जाएगा और उतनी क्रियाशीलता वहां पर आपको अधिक देखने को मिलती है। क्रम में क्या करते हैं? सबसे बात करें, जो बंध दुर्बल होता है वो Cl का होता है। फिर बंध की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बंध सबसे मजबूत बंध होता है आयोडीन का, उससे मजबूत ब्रोमीन का, उससे कम होता है क्लोरीन का। क्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन प्रयोग नहीं ले रहे तो ब्रोमीन आप प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रकृति और सांद्रता। देखिए, SN1 अभिक्रिया की जो वेग था, अभिक्रिया वेग था, वो केवल और केवल एल्किल हैलाइडों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक स्नेही पर निर्भर नहीं कर रहा था। परंतु जहां बात करें SN2 अभिक्रियाओं की, वहां पर ये नाभिक स्नेही क्या कर रहा था? अभिक्रिया वेग को प्रभावित कर रहा था। क्या कर रहा था? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहा था। SN1 अभिक्रिया के अंदर तो नहीं है ये, और SN2 अभिक्रिया के अंदर ये प्रभावित कर रहा था। हम नाभिक स्नेही प्रकृति व सांद्रता। मैंने कहा SN1 जो अभिक्रिया है वो उस पर नाभिक स्नेही की जो प्रकृति सांद्रता दोनों निर्भर करती है। अब देखिए, जो नाभिक स्नेही है ना, वो क्या करता है कि जो कार्बन है उसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है, अर्थात दान करता है। कौन? नाभिक स्नेही। किस प्रकार से? जिस प्रकार से लुईस क्षार होता है, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन देता है, किसको? प्रोटॉन को, अर्थात लुईस अम्ल को देता है। ठीक है, अर्थात जितना अधिक लुईस क्षार अर्थात नाभिक स्नेही
जितना अधिक क्या होगा, प्रबल होगा, उतनी ही वो क्या तीव्र अभिक्रिया होगी, क्रियाशीलता उतनी ही उसकी अधिक होती है। अब इस देख लीजिए, जिस प्रकार से नाभिक स्नेह कहता है इलेक्ट्रॉनों को देता है, किसको, कार्बन को, और उसी प्रकार देता है जिस प्रकार लुईस क्षार कहता है लुईस अम्लता प्रोटॉनों को देता है। जितने अधिक उसमें वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होगी, अर्थात प्रबल क्षार होगा, उतनी ही वो क्या होगी, अधिक अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया की क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। और इसका जो क्रम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है उसका क्रम है, यह है लुईस अम्लों का या लुईस क्षारों का सॉरी क्रम है कि ज्यादा कौन स्थायी होने वाला है। आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, उभयदंती नाभिक स्नेही, जिसके अंदर एक या एक से अधिक क्या हो, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमताएं हो, उसको ही बोलते हैं उभयदंती नाभिक स्नेही बोलते हैं। जैसे Cn, इसमें कार्बन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी ऋणावेश को दे सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को दे सकते हैं। अब एक बात करते हैं हम, जैसे RBr की रिएक्शन आप किससे करवाते हैं, AgCN के साथ। अगर मैं Cn की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं Cn की, और ये Cn क्या होता है, यहाँ पर आपको आ जाता है और कुछ इस प्रकार से बनाता है, अपनी स्थिति को बनाता है। जब भी अपने इस प्रकार की स्थिति को बनाता है तो क्रिया होगी, आपको पता है, मंद। जब RBr की रिएक्शन में AgCN के साथ करवाता हूँ, प्रक्रिया होती है धीमे रूप से, और यहाँ से HBr निकल जाता है। क्या निकल जाता है, HBr, और यहाँ पर केवल क्या मिल जाता है आपको, कार्बोदनायन बन जाता है। ये जो कार्बोदनायन है वो रिएक्शन किसके साथ करता है, Cn के साथ करता है। ये क्या बना लेता है, RCN बना लेता है, जो होती है तीव्र रूप से विक्रिया। फिर पुनः अगर बात करें, यहां पर हम लेते हैं NC, फिर ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, ये हो जाती है हमारे पास दो पदों से उत्पन्न होने वाली SN1 विक्रिया, यहाँ पर बनती है SN2 विक्रिया, यहाँ पर ये बना लेता है RCN। क्या बना लेता है, RCN बना लेता है, और यहाँ से क्या निकल जाता है, Br निकल जाता है बाहर। क्या निकल जाता है, Br निकल जाता है। अगर आप Cn की जगह NO2 भी लेंगे तो भी इस प्रकार से रिएक्शन होगी, और यहाँ पर फिर क्या होगा, SN2 विक्रिया के अंदर कुछ इस प्रकार से रिएक्शन आपको प्राप्त हो जाता है। अंतिम बात करेंगे, वो करेंगे विलायक की प्रकृति के बारे में। जब विलायक की मैं प्रकृति की बात करता हूं तो Rx की जब बात करोगे आप, किसकी बात करोगे, Rx की। ये होते हैं ध्रुवीय अणु। क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। अगर मैं SN1 अभिक्रियाओं की बात करता हूं, और जो उत्पाद बनता है वो आयन बनता है। क्या बनता है, आयन बनता है, जिसके कारण ये आयनीकृत होकर स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। आयनीकृत होकर क्या करते हैं, स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण यह ध्रुवीय विलायकों के अंदर जो अपने स्थायित्व है ना वो अधिक दिखाता है। कौन, SN1। जबकि SN2 की बात करें, उसके अंदर आपको नाभिक स्नेही मिल जाता देखने को, जिसके कारण से ये ध्रुवीय विलायकों में आपको अधिक स्थायी नहीं होते हैं। इसके जस्ट उल्टा बात करें, आपको अध्रुवीय विलायकों की बात करते हैं तो उसके अंदर SN1 अभिक्रिया कम स्थायी होती है और SN2 अभिक्रिया अधिक स्थायी देखने को मिलती है। यह थी इसकी विलायक की प्रकृति। पुनः सुन लीजिए, अगर SN1 अभिक्रियाओं की बात करें, RS एक ध्रुवीय अणु है और जो उत्पाद बनेगा RS वो आयन है, जिसके कारण से यह जब ध्रुवीय विलायकों में जाते हैं इनका आयनीकरण होता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं ये और अधिक स्थायी होते हैं। SN2 अभिक्रिया की बात करें, वहां पर नाभिक नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण ध्रुवीय विलायकों के इतने स्थायी नहीं होते हैं। उल्टा बात करें, अध्रुवीय विलायकों की बात करते हैं, जहां पर SN1 अभिक्रिया
कम स्थायी देखने को मिलती है, SN2 अभिक्रिया अधिक स्थायी देखने को मिल जाती है। आशा करते हैं जो आज का जो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हर बिंदु समझ में आया होगा आपको। SN1 SN2 अभिक्रिया हमने अच्छे से कवर कर लिए, साथ में उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी चर्चा कर लिए। जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम SN1 व SN2 अभिक्रियाओं के अंदर अंतर की बात करेंगे, फिर कुछ और रिएक्शनों के बारे में बात करने वाले हैं। लगातार रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में। धन्यवाद।